नमस्कार साथियों, जय हिंद। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं गोलीय दर्पण के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आज गोलीय दर्पण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उम्मीद है कि ये सेशन आपको बहुत ही बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि हम इस वीडियो के अंतर्गत गोलीय दर्पण का जो है बहुत विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा। ठीक है, और लास्ट में आप मुझे कमेंट में जरूर सजेशन दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर गोलीय दर्पण की हम लोग बात करें तो ये है आपका क्लास 10 का, ठीक है, भौतिक विज्ञान का। ठीक है, और इसमें हम लोग गोलीय दर्पण के अंतर्गत जो हम लोग उत्तल दर्पण भी और अवतल दर्पण का भी अध्ययन करेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गोलीय दर्पण की हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहले गोलीय दर्पण की परिभाषा देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं गोलीय दर्पण होता क्या है। तो वैसे दर्पण, ठीक है, जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, गोलीय होता है। ठीक है, जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण। जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, गोलीय होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोलते हैं। राइट, अब देखते हैं यहाँ पर गोलीय दर्पण के प्रकार की हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर गोलीय दर्पण के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। यहाँ पर मुख्य रूप से आपका यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा का होता है अवतल दर्पण। ठीक है, एक अवतल दर्पण, दूसरा का उत्तल दर्पण यहाँ पर देखने को मिलता है। बारी बारी से परिभाषा की हम लोग बात करें तो देखिए परिभाषा जो होता है कि अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यह अंदर की ओर मुड़ा होता है और प्रकाश के केंद्र की ओर परावर्तित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग ठेठ भाषा में समझे तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, अंदर की ओर वक्रित होता है। ठीक है, क्या होता है, अंदर की ओर वक्रित होता है, मतलब इस तरह से अंदर की ओर वक्रित होता है, बाहर से यहाँ पर पेंट होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। यानी गोलीय दर्पण का जो परावर्तक सतह जो होता है वो अंदर की ओर वक्रित होता है, यानी उसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, तो उसी को बोला जाता है अवतल दर्पण। राइट, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं उत्तल दर्पण की बात करते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है, यह बाहर की ओर मुड़ा होता है और प्रकाश को दूर की ओर फैलाता है। देखिए अब इसको हम लोग अपनी भाषा में देखें तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। उभरा हुआ का मतलब होता है उठा हुआ होता है। ठीक है, ये उठा हुआ है और अंदर से क्या होता है, यहाँ पर पेंट होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक है, आपको अपने नोट कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं कि उत्तल दर्पण किसको बोलते हैं। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग की अब इसका महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लेते हैं। तो देखिए दर्पण में क्या क्या होता है उसको पहले देख लेते हैं। देखिए दर्पण में एक आपका होता है मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष होता है, एक ध्रुव होता है, एक केंद्र होता है जिसे वक्रता केंद्र बोलते हैं, एक फोकस होता है और एक फोकस दूरी होता है। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, यह दर्पण के केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा होता है। ठीक है, दर्पण से केंद्र, दर्पण के केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, ध्रुव की बात करें तो दर्पण की सतह का केंद्र बिंदु होता है। जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, दर्पण के सतह मतलब यहाँ पर दर्पण है, तो इसको हम लोग बोलते हैं P, यानी इसको बोला जाता है आपका पोल, यानी ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं केंद्र, यानी वक्रता केंद्र इसको हम लोग बोलते हैं। तो अगर मान लिया जाए, ठीक है,
उस गोले का केंद्र जिसका हिस्सा दर्पण होता है। जैसे मान लीजिए कि एक आपका गोले दर्पण है, गोले दर्पण के जो बीच वाला भाग जो होता है इसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र, यानी सी बोला जाता है, सेंटर इसी को बोला जाता है। ठीक है, बोला जाता है सेंटर इसी को बोला जाता है सी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर फोकस की बात करते हैं। तो परावर्तित किरणें का मिलना या उनके विस्तार का बिंदु फोकस कहलाता है। जिसे मान लीजिए कि ये है एक प्रकार, यहाँ पर एक हम बनाते हैं दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण बनाते हैं और अवतल दर्पण बनाने के बाद जो है अब यहाँ पर हम लाइट मारे, यहाँ पर ये आपका सी हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर किसी वस्तु को हम रखते हैं तो यहाँ पर टकराया और टकराने के पश्चात होता है निश्चित रूप से यहाँ पर ये वापस आएगा, लौटेगा। तो जो यहाँ पर जहां पर ये मुख्य फोकस पड़ा, जहां पर ये फोकसित हुआ वक्रता केंद्र पर, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। ठीक है, और यहीं पर आपको फोकस दूरी समझना है कि ये P है, ये पोल है, पोल और फोकस के बीच के भाग को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी, जिसको छोटका f से दर्शाया जाता है। ठीक है, क्या? पोल यानी ये जो ध्रुव और फोकस के बीच के भाग को हम लोग बोलते हैं क्या? फोकस बोलते हैं, यानी फोकस दूरी बोला जाता है। राइट, आपको केंद्र समझ में आ गया। वक्रता केंद्र जिसको हम लोग बोलते हैं, तो गोलीय दर्पण के बीचों बीच वाले भाग को जो होता है केंद्र को गोलीय, उसको केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं हम लोग दर्पण सूत्र की बात करते हैं। ठीक है, तो दर्पण सूत्र के लिए यहां पर हम लेते हैं अगला पेज, और अगला पेज देखिए यहां पर क्या है। देखिए सबसे पहले हम लोग दर्पण सूत्र की बात कर लेते हैं। दर्पण सूत्र जो आपका होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये होता है आपका दर्पण सूत्र। ओके, दर्पण सूत्र में यहाँ पर f की बात करें तो f जो है फोकस की लंबाई है, u जो है वस्तु की दूरी है, और v जो है प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये है आपका इस तरह से, यहाँ पर ये आपका c है। अगर बीम वस्तु की ये दूरी है, वस्तु बीम से कितना दूरी पर यहाँ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं u बोलेंगे। और जहां पर प्रतिबिंब बना उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी। अगर मान लीजिए प्रतिबिंब आपका यहां पर बनता है, ठीक है, तो यहां से हो गया ये आपका प्रतिबिंब की दूरी हो गया। ठीक है, फोकस की लंबाई यानी यहां पर फोकस की लंबाई यानी फोकस जो बना हुआ है, प्रतिबिंब जो बना हुआ है, ये कितनी दूरी पर यहां पर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रतिबिंब के कुछ नियम, प्रतिबिंब निर्माण के नियम। प्रतिबिंब निर्माण, जो किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होती है वो फोकस से गुजरती हैं। जो किरणें फोकस से होकर आती है वे मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित होती है। ये सब प्रतिबिंब के निर्माण के नियम है। जो किरणें ध्रुव से टकराती है वो समान कोण परावर्तित होती है। तो ये सब क्या है आपका? ये सब आपका प्रतिबिंब निर्माण के नियम है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ प्रतिबिंब के प्रकार भी हैं। यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाए, ठीक है, वस्तु को क्या रखा जाए? अनंत पर रखा जाए, तो वस्तु को अनंत पर रखने से क्या होता है आपका कि ये प्रकृति जो होता है वो वास्तविक बनता है। क्या बनता है? वास्तविक। और यहाँ पर आकार की बात करें तो ये वस्तु के जो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, और स्थिति की बात करें तो कहां बनेगा? इसका प्रतिबिंब फोकस बनेगा। हम बारी बारी से यहां पर चर्चा भी करेंगे। ओके, तो यहां पर ये समझ में आ गया। ये है आपका C, यानी जब C से बाहर रहेगा, वस्तु की स्थिति C से बाहर रहेगा तो प्रतिबिंब वास्तविक तो बनेगा,
लेकिन कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। और जो स्थिति होगा प्रतिबिंब की वो एफ और सी के बीच बनेगा। जब बीम यहाँ पर जो वस्तु जो है यहाँ पर सी पर रहता है तो प्रकृति जो वास्तविक तो बनेगा, लेकिन आकार जो है उल्टा या समान आकार का बनेगा। ठीक है, और कहां पर बनेगा, सी पर बनेगा। ठीक है, और जब वस्तु सी और एफ के बीच अगर रहेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक। लेकिन आकार की हम लोग बात करें तो इसका आकार उल्टा होगा और बड़ा होगा, राइट। और जो स्थिति होगा वो सी से बाहर होगा। ओके, और जब यहाँ पर प्रतिबिंब, जब यहाँ पर बीम जो है एफ पर होता है, हम बारी बारी से इसका फिगर भी देखेंगे। ठीक है, तभी इसको समझ लेते हैं। तो जब यहाँ पर क्या होता है, वस्तु एफ पर होता है, यानी एफ पर होता है। ठीक है, वस्तु एफ पर यानी फोकस पर होता है, तो जो प्रकृति जो है वो अनंत पर बनेगा। ठीक है, फोकस कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, अनंत बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, और एफ और पी के बीच अगर कोई रहेगा वस्तु तो यहां पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, लेकिन सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। और कहां बनेगा, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। ओके, तो ये सब प्रतिबिंब के प्रकार है, कहां पर वस्तु रखा जाएगा तो प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा। ठीक है, हम यहां पर अब देख लेते हैं ये प्रतिबिंब को अगर कहां पर रखा जाए तो कहां बनेगा। जैसे यहां पर हम यहां पर फिगर में आ गए, ये है आपका कुछ फिगर, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहां पर अभी हम देखे थे कि यदि वस्तु कहां रखा जाए, यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाए। ठीक है, वस्तु कहां रखा जाए, अनंत पर रखा जाए, तो यहां पर देख रहे हैं कि जो प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो फोकस पर है, यानी जो यहां पर जो एफ जो दिख रहा है एफ पर बन रहा है। यानी कि अगर हम इसको फिगर बनाने की कोशिश करें तो इस तरह से ये आपका फिगर है, और इस तरह से यहां पर जब ऐसे करते हैं ऐसे, तो वस्तु को अगर हम अनंत पर रखते हैं तो निश्चित रूप से यहां पर ये ऐसे जाएगा, ऐसे के बाद इस तरह से आएगा, और पुनः ये टकराने के पश्चात जो है, ठीक है, टकराने के पश्चात जो है एक नीचे से अगर जाता है तो यहां पर ऐसे, यानी यहां पर फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनता है, आपका फोकस पर बनता है जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए तब। ठीक है, और कैसा बन रहा है, अत्यधिक छोटा बन रहा है वस्तु से। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, दूसरा नंबर था यदि वस्तु जो प्रतिबिंब जो है वो सी से परे हो। ठीक है, सी से परे का मतलब होता है अगर यहाँ पर सी है तो सी से परे का मतलब सी से कुछ दूर पर वस्तु को रखा जाता है। तो जब यहाँ से ये फोकसित हुआ, फोकसित होने के बाद जब यह परावर्तित होता है, इस तरह से परावर्तित होता है। ठीक है, परावर्तन के पश्चात पुनः जब ऐसे आता है तो जहां पर ये मिलता है, ठीक है, तो यहां पर जो प्रतिबिंब जो बन रहा है सी और एफ के बीच बन रहा है। क्या बन रहा है, सी और एफ के बीच प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन वस्तु से छोटा। यहाँ देखिए वस्तु इतना है लेकिन यहाँ प्रतिबिंब यहाँ पर छोटा बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर ये है आपका सी, यानी जब वस्तु को यहाँ पर सी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, वस्तु को कहां रखा जाए, सी पर। तो मान लीजिए कि यह देखो वस्तु सी है, यहां पर सी है और इस वस्तु को यहां पर रखा गया है। वस्तु को सी पर रखने पर रखा जाता है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति जो होगा आपका सी पर ही होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि यह यहां से आया, आने के बाद पुनः ऐसे इधर आ गया। ठीक है, और पुनः यह टकराने के बाद पुनः यहाँ पर इस तरह से आया, तो यहाँ देखिए उल्टा बन रहा है, ये नीचे की ओर बन रहा है। क्या, यहाँ पर ये देखिए नीचे की ओर बन रहा है, वस्तु ऊपर है, ऊपर की ओर है, लेकिन प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है और वस्तु के समान साइज का बन रहा है, मतलब जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। इसमें आप देखिए कि जब प्रतिबिंब को सी और एफ के बीच रखा जाता है तो देखिए यहां पर आपका सी है। ठीक है, इसको हम लिखते हैं, ये आपका सी है और ये आपका एफ है। ठीक है, ओके, इन दोनों के बीच रखा गया है
बीम को रखा गया है, और जब बीम को रखा गया है तो जो प्रतिबिंब बन रहा है, देखिए यहां से इधर आया, इधर से परावर्तित होकर इधर आ गया, ठीक है। और पुनः जब यहां से हम इस तरह से इसको मिलाते हैं तो बनता है प्रतिबिंब यहां पर, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर ये आपका जो सी से परे बन रहा है, मतलब प्रतिबिंब यहां पर वस्तु को रखा गया है और यहां पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब का जो साइज जो होगा वो आपका बड़ा हो रहा है, बड़ा है ना। यहां पर है छोटा, यहां पर है छोटा, यहां पर देखिए छोटा है, लेकिन प्रतिबिंब बन रहा है यहां पर बड़ा, ठीक है। और वास्तविक और उल्टा भी बन रहा है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये जब वस्तु को F पर रखा जाए, आप यहां पर देख पा रहे होंगे ये वस्तु है, इस पर जब हम ये वस्तु है F पर हम वस्तु को रखते हैं तो देखिए प्रतिबिंब कहां बन रहा है, यहां से आया, यहां से परावर्तित होकर के इधर टकराएगा, ठीक है। और जब इधर से इसको हम मिलाते हैं, इधर से मिलाते हैं तो निश्चित रूप से कहां बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो इसको अत्यधिक विवर्धित बनेगा, मतलब बहुत, इसकी कोई कहा नहीं जा सकता कहां पर ये मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, जो कि आपका यहां पर जब प्रतिबिंब को P और F के बीच रखा जाता है, देखिए यहां पर है आपका P, ठीक है, और यहां पर है आपका F, इन दोनों के बीच रखा गया एक वस्तु को, और यहां से टकराने के पश्चात, यहां से टकराने के पश्चात यह इधर की ओर मुड़ गया, ठीक है। और जब इसको हम सीधे मिलाते हैं तो अगर ये प्रतिबिंब आपका पीछे बनता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर देखिए वस्तु प्रतिबिंब जो है यहां पर आभासी बनता है, क्या बनता है, आभासी बनता है, लेकिन वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु देखिए यहां पर इतना छोटा है, लेकिन प्रतिबिंब बन रहा है इतना बड़ा, ठीक है। प्रतिबिंब क्या बन रहा है, बड़ा, लेकिन दर्पण से क्या बन रहा है, दर्पण से पीछे बन रहा है। तो इस तरह से ये होता है आपका खत्म। और यहां पर उम्मीद है कि ये चीज जो है आपका जो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है किस तरह की होती है और कहां पर रहेगा तो क्या बनेगा, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है यहां पर आपका ये उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, ठीक है। ये उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब देखते हैं, अगर वस्तु अनंत पर रहता है, ठीक है, तो फोकस एक पर और दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का साइज हम लोग बात करें तो बहुत छोटा बनता है, क्या, बहुत छोटा, और आभासी प्रतिबिंब और सीधा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। वहीं पर जब प्रतिबिंब को बीम की स्थिति अनंत पर होगी, ठीक है, तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच होगा, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब ध्रुव F और ध्रुव और F के बीच बनेगा, ठीक है। और प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, बहुत छोटा होगा, ऐसा होगा आभासी तथा सीधा होगा, ओके। जैसे कि यहां पर आप फिगर देख सकते हैं, फिगर आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर देखिए ये है एक उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण में ये क्या होता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, क्या, आभासी प्रतिबिंब बनेगा और सीधा बनेगा, लेकिन दर्पण के पीछे बनता है। अवतल दर्पण जैसा नहीं है कि दर्पण के आगे भी बन गया, दर्पण के पीछे भी बन गया, ठीक है। इसमें हमेशा दर्पण के आगे ही बनता है उत्तल में। तो यहां पर देखिए ये दर्पण अनंत पर है, ठीक है, दर्पण क्या है, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है, ओके। और यहां पर जब यहां पर अनंत तथा दर्पण ध्रुव P पर अगर कोई वस्तु को रखा जाए तो P और F के बीच यहां पर बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। देखिए यहां पर है P और F के बीच, यहां पर देखिए प्रतिबिंब बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। वस्तु को यहां पर रखा गया है इस तरह से गया तो डॉट डॉट यहां मिल गया, यहां से गया तो डॉट यहां मिल गया, इधर परावर्तित हो गया और इधर मुड़ गया, तो इस तरह से यहां पर क्या बनता है आपका
वस्तु से छोटा बनता है और पी ध्रुव और फोकस के बीच प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। ओके, आई होप कि ये सेशन जो है आपको बेहतर समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है वाहन के पथ दृश्य के लिए, यानी जो वाहन के पीछे वाले दृश्य देखने के लिए उसमें किया जाता है, और जो वाहन के पार्श्व यानी साइड मिरर के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकता है इसके माध्यम से, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सके। उत्तल दर्पण को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, वाहन में उत्तल दर्पण जो है पीछे की ओर लगा होता है, मतलब देखने के लिए लगा होता है, इसलिए क्योंकि वो हमेशा सीधा की ओर प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनाता है। ठीक है, यद्यपि वह छोटा होता है इसलिए उनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज जो है आपका उत्तल दर्पण का जो है उपयोग आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर आप अभी तक अवतल दर्पण का उपयोग नहीं पढ़े। चलिए अवतल दर्पण का हम लोग उपयोग पढ़ लेते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है। देखिए यहाँ पर दोनों का उपयोग दिया हुआ है। अवतल दर्पण का उपयोग की बात करें तो हेडलाइट, शेविंग मिरर, टेलीस्कोप, वाहन का साइड मिरर और सुरक्षा दर्पण में किया जाता है। उम्मीद है ये सेशन आपको बढ़िया समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।